गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग होमवर्क दिए थे आप लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था मेरे भाई कि दो सॉल्यूशन था, मतलब दो चीज का सॉल्यूशन था, ए और बी का। दो चीज का सॉल्यूशन था, ए और बी का। ठीक है, ए का 1 मोल लिए थे और बी का 3 मोल लिए थे। ठीक है, इसका प्रेशर जो था पी नॉट ए आपका हम लिए थे 20 mm ऑफ एच जी दिए थे मेरे भाई, और इसका 10 mm ऑफ एच जी दिए थे आपको। 10 mm ऑफ एच जी दिए थे। ये दो पार्ट हम आपको दिए थे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन में, और आपको यहां पर बोले थे कि वाई ए और वाई बी आपको निकालना है। किसी का आंसर आया होगा तो वो चैट पे जवाब देगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते थे। सबसे पहले क्या करना था मेरे पास, पीटी निकाल लेते आप लोग। सबसे पहले क्या करना था इस केस में, पीटी निकाल लेते। कैसे निकालते, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी करके। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हाँ, हम आंसर देख रहे हैं आप लोग का बिल्कुल है। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट, तो 20 mm ऑफ एफ जी में ही निकाल लेंगे। इसका 1/4 और इसका कितना हो जाएगा 10 × 3/4। ये सॉल्व करो, 5 या फिर 20 + 30, 50/4, 50/4 आ जाएगा mm ऑफ एच जी। ठीक है, तो यहां से फिर वाई ए और वाई बी निकालने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल प्रेशर इनटू वाई ए इक्वल टू पी ए, पी नॉट ए एक्स ए कर देंगे। ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा, इससे निकालेंगे हम लोग। तो टोटल प्रेशर आपको नोन है 50/4 इंटू वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए 20 mm ऑफ एच जी, और एक्स ए कितना आ जाएगा 1/4। तो यहां से भाई डेल कितना आ गया, वाई ए 2/5, वाई ए 2/5। तो अपने आप वाई बी कितना आ जाएगा 3/5। वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 होगा, तो यहां से वाई बी 3/5 आ जाएगा भाई डेल। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये सवाल बना करके खुशियां मिली होगी। यहाँ पे लास्ट क्लास में हम आपको दो फॉर्मूला लिखवाए थे। एक ये फॉर्मूला था पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी था, ये भी रिलेशन लिखवाए थे। और फिर ये दोनों का यूज करके एक और हम रिलेशन लाए थे, एक्स ए प्लस एक्स बी वन करके वाई ए बाई पी नॉट ए। ये अब हम दूसरा पार्ट बता रहे हैं मेरे भाई, ये खत्म हो गया, सॉल्यूशन एंड हो गया इसका। ये आपको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहे हैं ताकि इस फॉर्मूला का भी आज हम लोग यूज करेंगे। इक्वल टू 1/pt, ये भी एक रिलेशन आया था माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पे यूज होगा, तो इसको कर्व एक बनाएंगे, इसका भी इस तरीके से हम लोग इसका कर्व बनाए थे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का। उसी तरीके से आज इसका भी प्लॉट हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी क्वेश्चन का कुछ और पार्ट्स को हम रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कुछ और पार्ट को रिपीट करना चाहते हैं, तो आपको इसमें क्वेश्चन लिखें, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस यानी इस ये जो अभी क्वेश्चन हम लोग किए क्वेश्चन। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन when one mole of B is vaporized, 1 mole of B is vaporized, फाइंड करना है आपको, फाइंड वाई ए वाई बी कॉमा एक्स ए एंड एक्स बी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपको बी का जो वेपराइज्ड वाला मोल्स गिवन है, जो कि 1 मोल बी वेपराइज हुआ है, तो अब एक्स ए और एक्स बी क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स ए और एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन था ये लिक्विड सॉल्यूशन का था। अलग अलग वेपर जब बन जाएगा अलग अलग नंबर्स में, उस टाइम में एक्स ए और एक्स बी का भी लिक्विड सॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा। इस बात को भी हम लोग लिखेंगे वैसे अभी, तो इसका हमें सॉल्यूशन दीजिएगा आप लोग फटाफट मेरे भाई। इसका आंसर आ जाएगा, वो चैट में हमें बताएगा।
आ गया। तो 1/2 1/2 1/3 2/3 बस देखना होगा। वैसे हमें बहुत सही आंसर नहीं लग रहा है मेरे में। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो था, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में ए का और बी का मोल्स गिवन था आपको, कि ए जो लिक्विड सॉल्यूशन में था वो 1 मोल था पहले, है ना, 1 मोल था, और इसका 3 मोल था, 3 मोल था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बी का जो मोल्स होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, बी का जो मोल्स होगा ये 1 मोल डिक्रीज कर गया। अब नया जो हो गया लिक्विड सॉल्यूशन में ये 2 मोल हो गया, और ए का कितना हुआ ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये अगर वेपोराइज किया होगा तो ये भी तो वेपोराइज किया होगा। इसका कितना हो गया होगा, 1 - x, 1 - x। और जो वेपर बना होगा, जो वेपर होगा, तो वेपर में ए का जो होगा माय डियर स्टूडेंट, ए का वो x होगा, और बी का जो होगा उस पे कितना होगा, 1 मोल, क्योंकि लिख दिया गया कि बी का 1 मोल वेपराइज किया है। तो हमें वेपर वाला भी कॉम्पोजिशन मालूम चल गया, और हमें लिक्विड वाला भी कॉम्पोजिशन मालूम चल गया। हमें लिक्विड वाला भी कॉम्पोजिशन मालूम चल गया। तुम बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कहीं से भी कोई दिक्कत इस पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गिवन है। लेकिन अगर एक्स मालूम चल जाता तो वाई ए और वाई बी तुरंत पता चल जाता, बट अभी नहीं बता सकते हैं यहाँ पर। तो फिर सवाल है कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अपने पास में पी नॉट ए और पी नॉट बी गिवन है, तो पी नॉट ए एक्स से इक्वल टू हम लोग यूज कर सकते हैं टोटल प्रेशर इंटू वाई। ये यूज कर सकते हैं मेरे प्रेशर ऑफ ए को डायरेक्टली हम वेपर फेज में जो होगा वो कितना होगा पी ए, और उसको टोटल प्रेशर इंटू वाई ए, डाल्टन लॉ वाला रिलेट करेंगे हम लोग। और यहाँ पे पी नॉट ए कितना है, 20 mm ऑफ एच जी है, 20 mm ऑफ एच जी है। और एक्स ए कितना है बेटा, 1 - x, और डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा, +1, 3 - x हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 3 - x टोटल प्रेशर। अब सवाल है कि ये टोटल प्रेशर कैसे पता चलेगा, तो टोटल प्रेशर अपने को नोन नहीं है मेरे भाई अभी। तुम होगा वो पहले वाला होगा, नहीं पहले वाला नहीं होगा। हाँ, या फिर टोटल प्रेशर के लिए अभी हमें रिलेशन करना पड़ेगा, कैसे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी वाले से कर लेंगे, तो वहां से रिलेट कर लेंगे। अभी यहाँ पे स्पेस कमी है, हम केवल पीटी लिख रहे हैं। और वाई ए कितना हो जाएगा, x/1 + x हो जाएगा। अब पीटी वाला रिलेशन यूज करो माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी मेरे भाई। देखो इसमें कैलकुलेशन है, और तुम्हें फॉर्मूला अच्छे तरीके से पुट करने के लिए आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो पी नॉट ए एक्स से माय डियर स्टूडेंट x/3 - x प्लस माय डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू, इसका आपका 2 मोल्स बच गया है, टोटल मोल्स 3 - x हो जाएगा, तो इसको जोड़ दो। ठीक है, तो 3 - x कॉमन निकल जाएगा, मतलब एलसीएम पे आ जाएगा, 20x + 20 आ जाएगा, 20x + 20। इसको ले जाकर जब पुट कर दो प्रीवियस इक्वेशन में, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 20 पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए 1 - x/3 - x इक्वल टू, यहाँ से भी 20 कॉमन ले लो टोटल प्रेशर में, x+1 डिवाइडेड बाई 3 - x इंटू वाई ए, तो वाई ए x/1 + x। यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, 1 + x हमें ऐसा लग रहा है कट जाएगा यहाँ से, x+1, यहाँ से 20 कट जाएगा, लग रहा सब कट जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से 3 - x भी कट जाएगा, तो 1 - x इक्वल टू x आ गया। तो 1 - x इक्वल टू x, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 आएगा, x इक्वल टू 1/2 आ गया माय डियर स्टूडेंट। इसका सर मतलब अब हम तुरंत निकाल लेंगे x से और x की। हाँ रितु, कुछ डाउट आया क्या? सर पीटी की जगह जो आप पी नॉट ए एक्स से लिए है ना, वहाँ पे हाँ, एक्स की जगह पे 1 - x होगा ना ऊपर। कहाँ पे? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। ठीक है, पी नॉट ए एक्स से है, तो इसका हो जाएगा 1 - x, सॉरी हाँ,
तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन भी एरर हो गया होगा। इसका मतलब कैलकुलेशन तो 20 माइनस 20x प्लस 20 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। एक जगह पे 20 माइनस 20 है तो ये 40 आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली फिर कटेगा नहीं उस केस में। एक सेकेंड, तो 20 तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर से x प्लस 2 बचेगा, तो ये कटेगा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन सही करना होगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स तो कट जाएगा, यहाँ पर से x प्लस 2 इंटू एक्स, थोड़ा क्वाड्रेटिक का सॉल्व करना पड़ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 3x हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमें लगा क्वाड्रेटिक थोड़ा रॉन्ग बन गया, लेकिन 20 इंटू 1 माइनस एक्स 2 बाई 3 माइनस एक्स, जो कि सही है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 माइनस 20x तो 40 माइनस 20x होगा वो। 40 माइनस 20x हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ से कैसे इसको ब्रेक करेंगे, 1 1 या 1 में ये ब्रेक तो नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, नहीं गड़बड़ आ रहा है, लेकिन x का वैल्यू 1/2 आना चाहिए। कैलकुलेशन में कहीं पे एरर हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, सर रहने दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा सर, इजी। नहीं फिर भी देख लो मेरे भाई, कहीं गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1 माइनस, जल्दी से बना देते हैं, 3 माइनस एक्स प्लस 10 इंटू 2 बाई 3 माइनस एक्स, तो ये 20 माइनस 20x प्लस 20 40 माइनस 20x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो पी नॉट ए एक्स से कर दो, तो 1 माइनस एक्स बाई पी नॉट ए एक्स से 3 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 20 कॉमन लेंगे, तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इंटू, उसका वेपर में कितना होगा, तो ए एक्स हो गया बाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। इस बार कटेगा वटेगा नहीं, पिछला बार जो काट दिए थे वही गलती हो गया था। ये 3 माइनस एक्स, ये 20 20 कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला इधर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 1/2। अब यहाँ से निकाल लो, जिसका भी वैल्यूज निकालना है, लाइक तुम्हें x से निकालना है, तो x से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 5/2, तो इसका मतलब 1/5 आ जाएगा, x का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो xb का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5, तो x का वैल्यू अगर नोन है तो ya का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 प्लस 3/2, तो 1/3 आ जाएगा, और yb का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। जिसका जिसका ये आंसर आया था उसका सही है, आप लोग जो बनाए थे श्रुति का आंसर 1/2 आ गया था, जो कि गड़बड़ था, बाकी दो पार्ट का आंसर सही था मेरे। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा जिसका आंसर में गलती था मेरे भाई। ठीक है, तो ये लाइन तुम्हें समझ में आ गया। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूला को अच्छे तरीके से तुम्हें यूज करने के लिए आना चाहिए, और कुछ नहीं माय डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 1 मोल ईच ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, 1 मोल दोनों का लिए, लिक्विड ए का भी लिए, लिक्विड बी का भी लिए, आर मिक्स्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर पी नॉट ए लिख के दे रहे हैं आप लोगों को, पी नॉट ए जो है 75 mm ऑफ एच जी आपको दे दिए, पी नॉट भी आपको 25 mm ऑफ एच जी दे दिए, 25 mm ऑफ एच जी दे दिए। आप लोगों को फाइंड करना है नंबर 1, 2-3 पार्ट से उसको बनाइएगा, वाई ए वाई बी, ठीक है, वाई ए वाई बी बनाना है आपको, कॉमा एंड टोटल प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल
when first bubble of liquid is vaporized, ठीक है। आपको वाई ए वाई बी और पीटी निकालना है जब आपका फर्स्ट बबल वेपराइज हुआ। इसी में आपका सेकेंड पार्ट है, आराम आराम से बनाइएगा। वाई ए वाई बी एक्स ए एंड एक्स बी निकालना है। वेन 0.5 मोल ऑफ ए आर वेपराइज्ड, ठीक है। और थर्ड पार्ट है वाई ए वाई बी एक्स ए एक्स बी एंड पी डी निकालना है। वेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपराइज्ड। ये तीन क्वेश्चन है। दरअसल ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। आप जल्दी जल्दी बनाए भाई। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा तो आप हमें चार्ट पे बता दें। फर्स्ट बबल का क्या मतलब होता है? फर्स्ट बबल मतलब एकदम बहुत कम अमाउंट पे वेपर में कन्वर्ट हुआ, ना के बराबर, ठीक है। और लास्ट ड्रॉप का मतलब होगा कि सारा के सारा वेपराइज हो गया, इस टाइप से सोचना है, ठीक है। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर दीजिए ना, समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन बनाओ पहले, फिर सब समझ में आ जाएगा बेटा। सेम क्वेश्चन है, जो उसका सेकंड पार्ट है ना वही क्वेश्चन है। वहां पर बस हम लिखे थे 1 मोल ऑफ बी इज वेपराइज्ड, ठीक है। यस सर। हाँ सेम पार्ट है बेटा, बनाओ इसको, सब समझ में आ जाएगा पहले वाला। हमें भी पता है कितना देर में तुमको कितना क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। वन बाई फोर और 3/4 सही जवाब है, वेरी गुड, सही जवाब है जुबैर आपका। तो चलो हम आंसर देख रहे हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब अभी आपको बोला गया है बेटा कि यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप वेपराइज हुआ है, मतलब बहुत कम वेपर बना है, ना के बराबर। इसका मतलब जो आपका एक्स ए है वो 1/2 हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा आपका 1/2। तो यहां से आप टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? पी नॉट है एक्स से, तो पी नॉट आपको 75 दिया हुआ है, इंटू 1/2 प्लस 25 इंटू 1/2, सॉल्व करो 50 mm ऑफ एच डी आ जाएगा। इसका मतलब जो एक ड्रॉप वेपर बना उसकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हुआ है? इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो अब जो एक ड्रॉप जो बना था उस पे कितना फ्रैक्शन है ए और बी का, यानी वाई ए और वाई बी निकालना है। तो वाई ए कैसे निकालेंगे? पीटी कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है। सॉरी पीटी वाला तो टर्म नीचे हो जाएगा ना, पी नॉट ए 75 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 50, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 25 3 जा 25 2 जा तो 3/4 आ गया, यानी वाई ए 3/4 आ गया। इसका मतलब वाई बी आपका 1/4 आ जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, वाई ए लिखिए तो वाई बी भी समझ में आ गया, और आपको टोटल प्रेशर निकालना था तो टोटल प्रेशर भी निकल गया, ठीक है। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया है क्या? अगर जिसका सेकंड पार्ट का आ गया वो सेकंड पार्ट का भी आंसर लिखिए, बहुत आसान है। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन को डिस्कशन करेंगे। फटाफट बनाओ, मेरे में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बन गया?
तो यहाँ तो लास्ट ड्रॉप बोला है, तो यहाँ तो ए और बी का तो खत्म ही हो जाएगा मोल, तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा फिर? ड्रॉप का मतलब भी उसके अंदर में कितने सारे आइटम्स हो सकते हैं, सोच सकते हो तुम। ये चीज सोचना, पहले हमें सेकंड का आंसर दे, फिर आप थर्ड में जाएंगे। तो सेकंड पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आपको ए है और बी है, ठीक है। तो ए का आपका फाइनली लिखा गया है कि बच गया कितना 0.5, क्योंकि 5.5 वेपर में चला गया है। ए का 0.5 वेपर में चला गया है। तो बी का लेकिन नहीं पता कितना गया। ऑब्वियस सी बात है कम गया होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसका वेपर भी कम बना होगा, इसीलिए तो प्रेशर भी कम हो रहा है। तो इसका प्रेशर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो 1 माइनस एक्स इसका बचा हुआ, और जो भी बना होगा मेरे में वो एक्स बना होगा। सिमिलरली यही क्वेश्चन था इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे आपको हम। तो यहां पर से क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीटी निकाल लेंगे। तो पीटी कैसे निकालेंगे? पी नॉट है एक्स से, तो एक्स से कितना है 0.5 है, यानी 1/2 है, और पी नॉट भी आपका 25 है, इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस एक्स। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी होगा ये, बट आप बना सकते हो माय डियर, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा पी नॉट ए एक्स से इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू वाई। ऐसे भी बना सकते हो, पता है, दो मेथड से बना सकते हो। पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू वाई। तुम क्या करो, रेशियो निकाल लो वाई ए और वाई बी का, यहां से भी बना सकते हो। वाई ए और वाई बी का रेशियो, दोनों को डिवाइड दे दो। ये यहाँ पर पीटी वाला टर्म थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो डायरेक्टली दोनों को डिवाइड दे दो, आसान पड़ेगा वहां पर। तो कैसे भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे चाहो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर हम डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। पी नॉट भी आपका 25 होगा एक्स से, तो एक्स से कितना बचेगा आपका 0.5, और एक्स बी वाला टोटल मोल्स तो कट जाएगा, तो उसका कितना बचा हुआ है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी आ जाएगा मेरे में। तो वाई ए अपॉन वाई बी को भी लिख दो, कैसे लिखेंगे, वाई ए आपका 0.5 बचेगा, और उसका कितना बचेगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन आपका बहुत इजी होगा। तो इस तरीके से 0.5 कट जाएगा, 25 3 जा हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो मेरे भाई, कि x का वैल्यू 1/4 आ गया, तो आपको क्या क्या निकालना था, जो जो चीज निकालना था वो सब निकल जाएगा। x से कितना आ जाएगा, तो x से आपको पहले से मालूम है 0.5 या 1/2 बोल दो, 1/2 बोल दो, और y आपका कितना हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1/4, तो 3/4। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, सॉल्व कर दो, तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बाई 4 2/5 आ जाएगा। x से 2/5 आएगा ना माय डियर स्टूडेंट। सर एक्स से क्यों निकाल रहे हैं सर? एक्स से का जरूरत नहीं है सर, ये वाई भी चाहिए था क्या हुआ, सर, वाई ये वाई भी चाहिए था, तो सर एक्स से क्यों निकाल रहे हैं? निकाल के क्या फर्क पड़ता है हमें, हमें y ये निकालना है, x भी तो अपने आप निकल जाएगा, एक्स से एक्स से भी तो चाहिए, चारों निकालना है। चारों निकालना, वही हम भी सोच रहे हैं मेरे भाई, जुबैक हमको कंफ्यूज कर देता है, सर x से नहीं निकालना था आपको। मेरे भाई जब x के टर्म चाहिए, x से तो पहले से मालूम नहीं था, निकालना तो पड़ेगा ही। y तो y कैसे निकालेंगे बेटा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 निकाल लो इसको, तो कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 2 आ जाएगा मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, 2/3 आ गया। तो x से आपका 2/5 है, तो x भी तो अपने आप पता चल गया 3/5, और y कितना आ गया 2/3। अब जब ये सारी बातें पता चल गया मेरे भाई, तो टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर 75 × 2/5 प्लस
डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते थे किसी में पुट करके, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो मेरे में, बस आपको फॉर्मूला को ढंग से यूज करने के लिए आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो 75 इंटू 2 कितना हो गया, 150 हो गया, और 25 इंटू 3 प्लस 75 हो गया, तो 225/5 आ जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा आपका, 45 बार में कट जाएगा। इसका मतलब टोटल प्रेशर आपका 45 mm ऑफ एचजी आ जाएगा। जिसका जिसका ये आंसर आया था वो खुशियां मनाई करेगा। ठीक है, हम निकाल लिए। सर वैसे थोड़ा सा चाहते हैं ऊपर, आपको कंफ्यूज करें, है ना। थोड़ा सा ऊपर दिखाइए ना, ऊपर से। तो ये भी एक अप्रोच था। हम लोग बहुत सारा अप्रोच से सवाल बना सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करने के लिए आना चाहिए कि कैसे कैसे यूज करना, वरना कुछ है नहीं सवाल। तो थर्ड क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए ना। थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है बेटा वाई ए वाई बी और पीटी निकालना है। जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपोराइज करेगा, लास्ट ड्रॉप ऑफ जब लिक्विड वेपोराइज करेगा तब आपको निकालना है वाई ए वाई बी और पीटी निकालना है। फटाफट निकाल लेगा, और मन करेगा तो एक्स सी और एक्स बी भी निकाल लेगा। हट बात बना, जल्दी जल्दी बनाए, बहुत कुछ बताना है। बन गया थर्ड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ निकालना है, फिर से टोटल प्रेशर, ठीक है, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी सब कुछ निकालना है अपने को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपको बोला गया कि लास्ट ड्रॉप लिक्विड का वेपराइज होना बचा हुआ, यानी ऑलमोस्ट सारा वेपराइज कर गया है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ए का कितना पार्ट चला गया होगा वेपर में, तो बोलेंगे ऑलमोस्ट सारा चला गया। इसका मतलब 1 मोल लिए थे तो 1 मोल बन गया है। बी का भी कितना बन गया होगा, 1 मोल, तो वाई ए कितना हो जाएगा 1/2, वाई बी कितना हो जाएगा 1/2। ये पता चल गया माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इजीली हम लोग निकाल सकते हैं एक्स सी और एक्स बी, बहुत इजीली। बहुत कैसे निकालिएगा सर, तो मेरे पास सबसे आसान तरीका क्या है ना, टोटल प्रेशर निकालने का 1/PT इक्वल टू वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी बाई पी नॉट बी लगा के निकाल लो, सबसे इजीएस्ट मेथड पड़ेगा। ठीक है, आप लोग का आंसर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वाई ए और वाई बी सबको ही बता सकता है, हमें मेनली चाहिए एक्स ए और एक्स बी। तो 1/PT के लिए क्या होगा मेरे भाई, 1/2, और पी नॉट ए कितना हो जाएगा 75, तो 1/150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। तो जोड़ दो मेरे भाई, 150 एलसीएम में हो जाएगा, तो 4/150। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 150/4, 75/2, 75/2 कितना हो जाएगा 37.5 mm ऑफ एचजी हो जाएगा। 37.5 mm ऑफ एचजी हो जाएगा। हाँ, श्रुति का जवाब सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो टोटल प्रेशर आ गया। अब पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए कर दो, तो 75 इंटू एक्स ए इक्वल टू टोटल प्रेशर आपको मालूम है 75/2 37.5 इंटू वाई ए, पुट कर दो 75 कट जाएगा, यहाँ से एक्स से आ गया 1/4, तो इसका मतलब आपको एक्स बी भी नोन है, इसका मतलब आपको एक्स बी भी नोन है 3/4। तो मेरे में बहुत सिंपल सा सवाल है। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस कराए गए ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। हम अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि यही क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सिखाएंगे सारी बातों को, यही क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे सारी बातों को। तो एक बार जल्दी से बताओ जो चीजें आपको बताई गई वो क्लियर हुआ, यस या नो।
फटाफट बताओ मेरे भाई। यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। इस पेज को हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को जो किए उससे कंक्लूजन करेंगे और भी इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में कर्व प्लॉट किए थे, याद होगा तुम्हें, बहुत अच्छे तरीके से समझे थे और उसका कर्व को प्लॉट किए थे मेरे भाई। वो कर्व था इस टाइप से कुछ आया था, इस टाइप से कुछ कर्व आया था और ये पीटी का कर्व था। आपको याद होगा ये प्रेशर वर्सेस हम लोग मोल फ्रैक्शन बनाए थे, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन बनाए थे। तो इस टाइप का कर्व हमें टोटल प्रेशर का आया था, टोटल प्रेशर का ये कर्व आया था। Pt इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इसको बनाने टाइम में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पर एक्स बी को 1 माइनस एक्स एल से रिप्लेस कर दिए थे। जैसा मन करे वैसे रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी डायरेक्टली बना सकते थे, इससे भी डायरेक्टली हम लोग बना सकते थे। बस हम लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही बनता, लास्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही बनता इसी हाँ, फॉर्मूला हमारे से। क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा, जो भी क्वेश्चन है सब केस में ऐसा ही कर्व बनेगा। हाँ, ये हो सकता है इधर से बन जाए, अब वो डिपेंड करेगा तुम ए को किधर लोकेट कर रहे हो। तो तुम्हें ये लाइन समझ में आ गया मैंने भाई। अब सुनो मेरी बातों को, यहाँ पर अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट को पी नॉट बी बोले और ये वाले पॉइंट को पी नॉट ए बोले, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स ए का वैल्यू 0 होगा और यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू 1 होगा। वही चीज अगर b के रिस्पेक्ट में बोले, यही चीज अगर b के रिस्पेक्ट में बोले, तो यहाँ पर xb का वैल्यू 1 होगा और यहाँ पर xb का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर हम बोले, इसका मतलब अगर हम बोले कि अगर हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो xb डिक्रीज कर रहा है और x से इंक्रीज कर रहा है। कर्व में ऐसा किया गया है, ये कर्व में ऐसा काम किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर पी नॉट ए मेरा पी नॉट बी से बड़ा होगा, ये सारी चीजों को आप लिखते भी चलेंगे मेरे में, ये सारी चीजों को आप लिखते भी चलेंगे। तो पी नॉट ए अगर पी नॉट बी से बड़ा है, जो कि ग्राफ में भी यही चीज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई कि धीरे धीरे जैसे सॉल्यूशन वेपोराइज करेगा, जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपोराइज करेगा तो एक्सए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। कहां पर, लिक्विड सॉल्यूशन में। क्यों घटेगा मेरे भाई, जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपोराइज होगा वैसे वैसे मेरे भाई उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब जल्दी वेपोराइज करेगा। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब वो जल्दी वेपोराइज करेगा। इसका मतलब कि पी नॉट ए ज्यादा है, इसका मतलब इसका ज्यादा वेपर बनेगा, तो ये जल्दी वेपोराइज कर जाएगा। तो सिंस वेपोराइज कर जाएगा तो धीरे धीरे एक्सए का वैल्यू घटना शुरू होगा, यानी कि एक्सए का वैल्यू डिक्रीज करेगा, एक्सए का वैल्यू 1 से 0 की तरफ मूव करेगा। तो बोले हाँ सर बिल्कुल वेपोराइज करेगा तो ऐसा होगा, तो मेरे पास टोटल प्रेशर भी घटेगा। इसकी वजह से मेरे भाई टोटल प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो कि हम ग्राफ में भी देख पा रहे हैं। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसकी अगर हम उसका मोल फ्रैक्शन का लिक्विड सॉल्यूशन में घटेगा तो पीटी भी डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्स से डिक्रीज किया, तो सर एक्सबी क्या हुआ, तो देखो एक्सबी क्या हो रहा है, हम इधर चल रहे हैं तो एक्स से डिक्रीज कर रहा है और लिक्विड सॉल्यूशन में एक्सबी इंक्रीज कर रहा है, इससे हम एक लाइन कंक्लूड कर सकते हैं मेरे भाई, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन घटेगा और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। आया बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल सही है, इस बात में हमें रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये जान करके आपको अच्छा लगा होगा। इसी बात को हम कंक्लूजन में लिखवाना चाहते हैं तुम्हें, ये सारी बातों से क्या कंक्लूड हो रहा है, एक नोट बनाओ छोटा सा,
नोट बनाओ मेरे भाई, नोट पे पॉइंट नंबर 1 लिखो, एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, composition of remaining liquid solution या remaining composition of remaining solution लिखो changes। अब वो घटेगा बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है। अगर हम composition of remaining solution decreases लिखे, वैसे तो दोनों का मोल्स घटेगा, दोनों का वेपोराइज हो रहा है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन में डिक्रीमेंट आएगा वो ए का ज्यादा डिक्रीमेंट आ जाएगा, ये चीज हो रहा है, और बी का बल्कि इंक्रीज कर जाएगा। तो एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, कंपोजिशन ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन चेंजेस। अब यहां पे लिखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल सब्सटेंस, मोर वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस decreases, more volatile substance decreases, and that of less volatile substance। आपको volatile का मतलब कल बताए थे बदल जाना होता है, less volatile substance increases। दोनों का घट रहा है, दोनों का वेपोराइज हो रहा है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका जो मोर वोलाटाइल सब्सटेंस होगा उसका घट जाएगा, और मेरे भाई जो लेस वोलाटाइल होगा उसका मेरे भाई का क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो वो ये बड़ा कोई रॉकेट साइंस जैसी आप बात नहीं किए मेरे ना, सिंपल सिंपल बातें किए हैं, और डायरेक्टली ये कर्व से भी हमें दिख रहा है कि ए का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे सॉल्यूशन में घट रहा है तो टोटल प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। तो यहीं पर हम सेकंड नंबर पॉइंट को उसी बात को लिखेंगे कि टोटल प्रेशर डिक्रीज करेगा एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, एज सॉल्यूशन वेपराइजेस, पीटी डिक्रीजेस, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है, ये सारी बातें आपको क्लियर है, सामने से देख पा रहे हैं हम लोग, और अच्छा भी लगा हुआ जान करके, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं छुपा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म बात करेंगे मेरे में, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन सबसे पहले हम बताएंगे। पीछे वाले कह रहे होंगे कि सर हमें बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आता है। मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपको क्या समझ में आता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या समझ में आता है? अगर हम तुमसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या समझ में आता है, तो बहुत सारा डेफिनेशन आता है, शायद वो डेफिनेशन आपका भी होगा, तो उसी डेफिनेशन को हम लिखेंगे मेरे भाई। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर, पहले जो डेफिनेशन आप लोग जानते हैं उसी को लिखेंगे, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड equals to atmospheric pressure। Temperature at which vapor pressure of liquid equals to atmospheric pressure। ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम बोलोगे यही डेफिनेशन सर हम भी बोलने वाले थे, लेकिन हम बोल नहीं पाए, उससे पहले आप लिख दिए। इसी के एक और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं मेरे में, टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ब्रैकेट में एक बात और लिख दो मेरे में, अगर एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो मान लो एटमॉस्फेयर में रहा तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो ये भी काम कर सकता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर भी ब्रैकेट में लिख देगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर तो स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन लिख रहे हैं, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस exists at equilibrium। Temperature at which liquid and gas exists at equilibrium।
ये लाइन लिखिए आप लोग। अब हम तुम्हारे से कुछ प्रश्न पूछेंगे, अगर वो प्रश्न का सही सही जवाब आ गया मतलब हमको लगेगा कि आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलो इस पेज को हम हटाते हैं। तो अगर हम बोले बेटा, अगर हम ऐसा बोले 1 atm प्रेशर है, अब एटमोस्फेयर प्रेशर को ले लें, टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो वाटर का फिजिकल स्टेट कौन सा होगा? लिक्विड होगा, गैस होगा या सॉलिड होगा, या दो चीजों का मिक्सचर होगा? जो भी चीज होगा वो बताइए आप मेरे। लिक्विड और गैस। तो 300 केल्विन आपको लगा होगा कि सर रूम टेम्परेचर वाला केस है, 27 डिग्री सेल्सियस है जो कि रूम टेम्परेचर वाला केस है सर। तो इसमें हम पानी को जब देखते हैं तो जवाब आता है कि लिक्विड प्लस गैस। इन जनरल है कि आप सर प्रेशर पे भी तो डिपेंड करेगा। प्रेशर एटमोस्फेयर प्रेशर रखे हुए हैं, प्रेशर एटमोस्फेयर प्रेशर रखे हुए हैं। जो भी बात हो रहा है मेरा 1 atm पे बात हो रहा है। ठीक है, तो पूछते हैं बच्चों से कि 300 केल्विन में तुम लिक्विड प्लस गैस कैसे आंसर दिए? तो बच्चे बोलते हैं कि सर एक बॉटल पे पानी रखे थे तो हम देखते हैं कि उसमें वेपर भी कुछ बना हुआ रहता है। मेरे भाई बिल्कुल उसका बात सही बात है मेरे भाई। तुम किसी भी लिक्विड को अगर बॉटल के अंदर में भर के रखे हो तुमको दिखाई देगा उसमें वेपर बना हुआ। तो बच्चों का जवाब आता है कि सर लिक्विड प्लस गैस होता है, लेकिन पता है मेरे भाई ये गलत जवाब है, गलत जवाब है। केवल लिक्विड होता है, ये सही जवाब है। अगर बेटा लिक्विड प्लस गैस होता ना तो अभी जस्ट लिखवाए थे कि लिक्विड और गैस अगर दोनों एग्जिस्ट करेगा ना इक्विलिब्रियम में तो वही बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। उस हिसाब से 300 केल्विन ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाता। खुद सोचो मेरे, तो इसीलिए इसका मतलब तो आपको पता है कि नहीं, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन होता है। ये तो जवाब गलत ही होना चाहिए। yes. लेकिन इसको और लॉजिकली समय क्यों ऐसा होता है, फिर क्यों कभी तो 70 यहां पर लिक्विड प्लस गैस होगा, ये इसीलिए ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है। अगर हम तुमसे पूछे 400 केल्विन पे क्या होगा तो तुम्हारा जवाब है 400 केल्विन में तो सारा जितना भी लिक्विड होगा वो बॉइल कर गया होगा, तो केवल गैस होगा, केवल वेपर होगा, तुम्हारा जवाब आएगा, जो कि आपका जवाब सही है भाई डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब क्या है ना, इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे ना वो आपको समझाते हैं। बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट तभी आप डिफाइन कर सकते हो जब पिस्टन सिलेंडर हो, डिफाइंड ओनली इन केस ऑफ, डिफाइन कर सकते हो या फील कर सकते हो और फील ले सकते हो। तो वो डिफाइंड तो हो सकता है, डिफाइंड और फील होगा ये मेरे भाई ओनली इन केस ऑफ पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर के केस पे ही तुम इसको फील ले सकते हो कि दरअसल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और तुम इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हो क्योंकि यहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस चीज को फटाफट फील करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम लिखेंगे बहुत कम, ये केवल आपको समझ लेना है मेरे भाई, ये केवल आपको समझना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्या हम समझाना चाहते हैं, क्या फील दिलवाना चाहते हैं मेरे भाई? यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन है जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। एक बात आपको अच्छे से पता होगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर का प्रेशर, वाटर का जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है मेरे भाई वो 1 atm के बराबर हो जाता है। 1 atm जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, जो कि एटमोस्फेयर का प्रेशर 1 atm जो बाहर का प्रेशर है उसके बराबर है। और यहाँ से बिल्कुल सही बात है, ये सच बात है, सच के सिवा कुछ नहीं है सर। माय डियर से बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 1 atm। और आपको ये भी बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घटता है। तो बेटा अगर यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, इसका मतलब ये आपका 373 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो इस केस में जो वाटर होगा, इस केस में जो वाटर होगा मेरे में, उसका जो प्रेशर होगा, उसका प्रेशर जो होगा वाटर का, वेपर प्रेशर जो होगा वाटर का, ये लेस देन 1 atm होगा, ये लेस देन 1 atm होगा। ऐसा सोचो ये पिस्टन को आप पकड़ के रखे हुए थे, ये पिस्टन को आप पकड़ के रखे हुए थे, ठीक है। तो मेरे भाई वेपर प्रेशर जो अंदर का था अभी 1 atm से कम था, स्टॉपर लगा करके रोके हुए थे 1 atm से कम, बाहर का प्रेशर 1 atm। मेरे भाई सच सच बोलो कि इस टाइम में तुमको क्या दिख रहा होगा कि सर अभी पिस्टन जब स्टॉपर लगा के आप रोके हुए तो उसका कुछ वेपर बना हुआ होगा और उस वेपर का प्रेशर जो होगा सर वो 1 atm से कम हो रहा होगा। हम जैसे ही स्टॉपर को रिमूव करेंगे तो बाहर का प्रेशर 1 atm, अंदर का प्रेशर 1 atm से कम, पिस्टन सीधा कहाँ आ जाएगा, नीचे। कब आके रुकेगा मेरे भाई, ये लिक्विड सरफेस पे आकर के रुकेगा, यानी कि पिस्टन मूव करेगा डाउनवर्ड, पिस्टन नीचे चला जाएगा। अब पिस्टन नीचे चला गया, कब तक नीचे जाएगा, कहे कि जैसे थोड़ा सा नीचे आया मेरे प्रेशर 1 atm, अंदर का प्रेशर भी 1 atm, लेकिन ये टेम्परेचर 300 केल्विन में क्या होगा, 300 केल्विन में वेपर प्रेशर वाटर का 1 atm से कम ही होगा, लेट से 0.9 atm होता है। तो वो तब तक मेरे में लिक्विड बनाएगा जब तक इसका अंदर का प्रेशर 0.9 atm ना हो जाए। तो जैसे ही 0.9 atm होगा मेरे में फिर से पिस्टन नीचे आएगा, फिर ये चाहेगा कि 0.9 atm हो जाए, तो तब तक आते रहेगा जब तक मेरे भाई ये लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट पे ना जाएगा। तो पिस्टन नीचे आएगा और केवल आपको लिक्विड मिलेगा। समझ आया होगा आपको बात। मेरे भाई जैसे ही टेम्परेचर 373 केल्विन कर देंगे, 373 केल्विन कर देंगे तो वेपर प्रेशर वाटर का 1 atm हो जाएगा। 1 atm मतलब अभी लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा 1 atm, पिस्टन को पकड़े हुए थे, बाहर का प्रेशर भी 1 atm। जैसे ही स्टॉपर को रिमूव किए पिस्टन किधर भी नहीं जाएगा, पिस्टन रेस्ट पे रहेगा, पिस्टन इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और मेरे भाई इस केस पे आपको लिक्विड प्लस गैस मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन जिस टाइम में आपको लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे मिलता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि 300 केल्विन है। इसीलिए इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा। तो इसको तभी फील ले सकते हो जब तक तुम पिस्टन वाला नहीं लगाओगे। तुम लोग अगर पिस्टन नहीं लगाएंगे तो फील नहीं ले सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं ले सकते वो भी बताएंगे मेरे भाई। अब बाबू देखो, यहाँ पे टेम्परेचर अगर 400 केल्विन कर दिए, अगर 400 केल्विन कर दिए टेम्परेचर, इसका वेपर प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो जाएगा, 1 atm से ज्यादा होगा। अभी हम स्टॉपर लगाए हुए थे, अंदर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा हुआ है, अंदर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा हुआ है। जैसे ही स्टॉपर हटाएंगे बाहर का प्रेशर कम है, पिस्टन ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक अंदर का प्रेशर 1 atm ना हो मेरे भाई। फिर थोड़ा देर होगा कि 1 atm मेंटेन हो गया, लेकिन आपको पता है कि 400 केल्विन में वेपर प्रेशर 1 atm से ज्यादा होगा, लेट से 1.1 atm। फिर से वो वेपर बनाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे, और फिर से 1.1 atm हो जाएगा अंदर, बाहर का प्रेशर 1 atm, फिर पिस्टन ऊपर। इस तरीके से बार बार ये होगा। एक टाइम होगा कि सारा लिक्विड वेपर में बन जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। सारा लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तब भी उसका प्रेशर 1.1 atm होगा मेरे भाई। अभी पिस्टन और जाएगा, लेकिन अब लिक्विड बचा नहीं है, तो वो फैलेगा गैसेस मॉलिक्यूल, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स ऑफ गैसेस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो इस केस में पिस्टन ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा मेरे भाई, जब तक सारा वेपराइज ना कर जाए। पूरा वेपराइज करने के बाद भी थोड़ा दूर तक ऊपर जाएगा,
यानी कि पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा और हमें केवल और केवल गैस मिलेगा। ये ऐसे डिफाइन है। अब आप लोग या कोई लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्लोज कंटेनर में डिफाइन कर देते हैं। क्लोज कंटेनर में डिफाइन क्या होगा मेरे भाई, अगर तुम टेम्परेचर 300 केल्विन पे भी ले लोगे ना वाटर, तो मेरे भाई इस केस में भी वेपर्स बना रहेगा, इस केस में भी वेपर बना रहेगा, और बाहर का प्रेशर 180 है, तो वेपर तो बना हुआ है मेरे भाई क्लोज कंटेनर में जो आप बॉटल पे देखते हो। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस, तो ये गड़बड़ हो जाता है, यही बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इस केस में देखो तो वो बॉटल में जो दिखाई देता है बाहर का प्रेशर तो 180 है। लोग क्या बोलते हैं कि नहीं 373 केल्विन पे यहाँ पे वेपर प्रेशर 180 से कम होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरे भाई कहाँ कुछ सिचुएशन, हर केस में तो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे है, तो ये लाइन गड़बड़ हो जाता है। जब सेकेंड वाला डेफिनेशन बोलने की बारी आती है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस एक्सिस्ट एट इक्विलिब्रियम, तो ये वाला डेफिनेशन फेल कर जाता है। उस टाइम पे तो 300 केल्विन में भी लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे हो जाता है। तो उन लोग क्या करते हैं, केवल ये वाला डेफिनेशन लिख देते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भाई ये सही है, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन ये भी है मेरे भाई। आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट का रियल मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार चैट में बताओ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ आया कि नहीं आया, कब डिफाइन होगा। ये आप पिस्टन सिलेंडर के केस पे ही सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं सोच पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं सोच सकोगे, अदरवाइज फिर वही होगा कि डेफिनेशन आपका रॉन्ग होने लगेगा। कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया तो आप फंस जाएंगे मेरे में, ठीक है। तो ये फील लेना है, जब भी बात आए बेटा तो हमेशा पिस्टन सिलेंडर को लेकर के सोचना। डिफाइंड हमेशा है, ऐसा थोड़ी कि डिफाइंड नहीं है, लेकिन फील कैसे लेंगे तो पिस्टन सिलेंडर को लेकर। चलो इसी को लेकर के हमारा थ्योरी है मेरे में, डिफरेंस इन वेपोराइजेशन, डिफरेंस इन वेपोराइजेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। मेरे भाई प्योर लिक्विड का वेपोराइजेशन में और सॉल्यूशन के वेपोराइजेशन में क्या फर्क है, प्योर लिक्विड का और हमारा एक सॉल्यूशन है। तो इसको दो केसेस में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। एक केस मेरे भाई केस नंबर वन, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, with change in external pressure, at constant volume, with change in external pressure at constant volume, ठीक है, with change in external pressure at constant volume, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे मेरे में प्योर लिक्विड का, आपको लिखवाया प्योर लिक्विड का फॉर प्योर लिक्विड। प्योर लेट से थोड़ा देर के लिए समझ लो पानी है मेरे में, लेट से थोड़ा देर के लिए समझ लो पानी है, पानी को लेते हुए समझ लेते आसान पड़ेगा। ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर में मेरा लिक्विड है, और लेट से ये थोड़ी देर के लिए समझो कि पानी से समझने में आसान पड़ जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये सब आपको याद रहता है। बाहर का प्रेशर 180 एज यूजुअल। मेरे भाई यहां पे हम बात करना चाहते हैं, यहां पे अगर बात करना चाहते हैं, अगर ये जो 180 है पी एक्सटर्नल है, यही पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर यही, क्योंकि 1 एटीएम होगा हर केस में, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, किसी केस में 2 एटीएम भी हो सकता है, हम इसके ऊपर में मास रख देंगे ला करके तो वो 2 एटीएम भी हो सकता है। तो जो पी एक्सटर्नल है मेरे भाई, अगर वेपर प्रेशर जो है वो अगर ज्यादा हो जाए मेरे में, सॉरी पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाए वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर्स उसका प्रेशर कम पड़ जाए एक्सटर्नल प्रेशर, तो केवल और केवल लिक्विड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो आपको
आपको लिक्विड मिलेगा कि नहीं? तो बोले हाँ सर बिल्कुल सही बोले, सच के सिवा आप कुछ नहीं बोल रहे। मेरे भाई अगर पी एक्सटर्नल लेस देन वेपर प्रेशर हो जाए, अगर पी एक्सटर्नल लेस देन वेपर प्रेशर हो जाए, उस केस में क्या होगा? वेपर प्रेशर डोमिनेट करेगा, तुमको सर उस केस में ओनली गैस मिलेगा, क्योंकि पिस्टन तब आकर के रुकेगा जब तक पूरा गैस ना बन जाए, बल्कि गैस क्या सर उससे थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, तो केवल गैस मिलेगा। ये केस होगा, ये केस होगा। किसी को भी कहीं पर समझने में मुश्किल आएगी तो आप बोलिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर ना इसका फेज डायग्राम बनाना चाहते हैं। फेज डायग्राम, तो ये फेज डायग्राम एक्सपेरिमेंटल डेटा को लेकर के बनाया जाता है। फेज डायग्राम जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा को लेकर के बनाया जाता है, जिसको हम बनाएंगे आपके सामने में कैसा फेज डायग्राम होता है H2O के केस में। H2O के केस में कैसा फेज डायग्राम होता है वो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इधर वाले एक्सिस पे टेम्परेचर है और इधर वाले एक्सिस पे पी एक्सटर्नल है। तो इसका जो फेज डायग्राम होता है इस टाइप से होता है, इस टाइप से कुछ होता है, इस टाइप से कुछ मिलता है। एग्जैक्टली तो हम नहीं बनाए, लेकिन इस टाइप से कुछ फेज डायग्राम मिलता है, इस टाइप से, जिसमें अगर तुम देखोगे अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो उस टाइम में सॉलिड मिलेगा। कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, और टेम्परेचर कम रहता है तो सॉलिड मिलता है। अगर प्रेशर ज्यादा है मेरे भाई, प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, तो उस केस में लिक्विड मिल जाएगा। और मेरे भाई अगर प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस मिलेगा। ऐसा कुछ डायग्राम है जो कि तुम कहोगे सर हाँ सर लॉजिकल लग रहा है, ये ग्राफ में हमें बिल्कुल भी शक नहीं है, ये सही लग रहा है। अभी इसका ये फेज डायग्राम है, इसका ये फेज डायग्राम है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये प्योर लिक्विड का इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो मैं भी समझ में आ गया कि हाँ सर तो बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं से कोई डाउट नहीं आ रहा है इसमें। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्योर लिक्विड के बाद फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब मेरे भाई अब इसमें कोई चीज मिक्स किया गया हो। ठीक है, हाँ अभी तक जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन चल रहा है, अभी सॉलिड मिलाने की बात नहीं की है, हम लोग सॉलिड मिलाने की बात नहीं की, तो फॉर सॉल्यूशन बात करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट एक कंटेनर के अंदर में पिस्टन लगा हुआ है और इसमें दो लिक्विड्स है, मिक्सचर है माय डियर, ए है और बी है, दो टाइप का कंपोनेंट्स मौजूद है, दोनों लिक्विड है, दोनों वेपोराइज करेगा, सब कुछ करेगा, दोनों वेपोराइज। ऐसा करते हैं मेरे भाई, जो अभी हम प्रीवियस एग्जांपल लिए थे, हम बोले थे इससे रिलेट करेंगे अभी थ्योरी को, उसी एग्जांपल को यहाँ पे पुट कर देते हैं। हम लिखे थे 1 मोल्स ए का था, 1 मोल्स बी का था, और इसका प्रेशर भी आपको दिए थे मेरे भाई, पी नॉट ए आपको दिए थे 75 और पी नॉट बी आपको दिए थे मेरे भाई 25 mm ऑफ Hg। अभी जस्ट प्रीवियस एग्जांपल को देखो, तुमको यही डेटा मिलेगा और उसी डेटा को लेकर सारा काम करेंगे, सारा थ्योरी हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो देखना मेरे तुमको ये दो लाइन है मेरा मन, हम कुछ भी लाइन बना दें मेरे भाई। अगर पी एक्सटर्नल जो है, ये जो पी एक्सटर्नल है, अगर ये पी एक्सटर्नल जिसका वैल्यू मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को आप लोग रीड करो, हम आप लोग खोलो उस क्वेश्चन को जहां पर आप लोग लिखे हो, हम बोलेंगे वो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भाई डियर इसमें हम फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दिए थे कि जब फर्स्ट ड्रॉप जो है लिक्विड का वो वेपोराइज कर रहा है, फर्स्ट ड्रॉप, उस टाइम में आपका टोटल प्रेशर 50 mm ऑफ Hg आया था। देखते जाना बस, कुछ बोलना नहीं है, 50 mm ऑफ Hg आया था। ठीक है, फिर एक मिडिल में कुछ आया था सेकंड पार्ट में आंसर मेरे भाई, जिसमें 0.5 मोल वेपोराइज कर गए थे, उसमें आपका कुछ 45 आया था। और जिस टाइम में हम बोल रहे थे एक ड्रॉप बस लिक्विड का बच गया है वेपोराइज होने के लिए, उस टाइम में आपका 37.5 mm ऑफ Hg आ रहा था। ये डेटा आया था मैंने।
मेरे भाई अगर ये पी एक्सटर्नल 50 mm ऑफ Hg से अगर ज्यादा हो गया, अगर ये 50 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो गया, क्योंकि 50 में क्या हो रहा था मेरे, जब 50 mm ऑफ Hg था तो उस टाइम में हम लोग क्या बोल रहे थे कि अभी एक ड्रॉप केवल वेपराइज किया है, और जैसे ही प्रेशर मेरे एक्सटर्नल प्रेशर जो टोटल प्रेशर था वो कितना हो गया ना 37.5 हो गया था, 37.5 हो गया था, तो उस केस में हम लोग बोल रहे कि सारा के सारा वेपराइज कर दिया, सारा के सारा वेपराइज कर दिया, सिर्फ एक ड्रॉप बचा हुआ है। तो अगर प्रेशर और कम कर दे मेरे, अगर 37.5 से और पी एक्सटर्नल को कम कर दे मेरे भाई, उस केस में क्या होगा मेरे भाई, पिस्टन सीधा सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि बाहर का प्रेशर कम पड़ गया और मेरे भाई अंदर का प्रेशर उससे क्या है ज्यादा। उस केस में केवल और केवल क्या मिलेगा, ओनली लिक्विड, क्योंकि अगर 37.5 था, अगर 37.5 था तो उस केस में केवल एक ड्रॉप बच गया, और कम करेंगे मेरे भाई केवल वेपर मिलेगा। और पी एक्सटर्नल, इसका मतलब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 50 था मेरे भाई तो एक ड्रॉप वेपराइज कर गया था, अगर 50 से और ज्यादा कर देंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा और केवल हमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। लेकिन इस केस में तो वैसा नहीं हो रहा था मेरे भाई, इस केस में तो डायरेक्टली कि उससे ज्यादा करो उससे कम करो, वहां पे 50 से ज्यादा 50 से कम वाला केस नहीं है। इसका मतलब तुम कहोगे सर अगर पी एक्सटर्नल सर 37.5 के बराबर पी एक्सटर्नल या 50 तक या 50 के इक्वल भी, तो उस केस में सर तो हमेशा ऐसा होगा कि लिक्विड और गैस दोनों मिलेगा। यस, तो इसका मतलब इसमें एक रेंज होता है, यानी इसमें एक डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। सॉल्यूशन के केस में डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड नहीं होता है, इसमें एक रेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में, एक रेंज बात होता है जिस टाइम में लिक्विड और गैस हमेशा रेंज मिलेगा। हो सकता है किसी ने पी एक्सटर्नल 45 रखा तो उस केस में ए का 0.5 मोल वेपराइज कर गया होगा, उस टाइम में ए का 0.5 मोल वेपराइज कर गया होगा। किसी ने 50 mm ऑफ Hg रखा होगा तो उस टाइम में कुछ और मोल वेपराइज किया होगा, यानी और हमेशा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, यानी कि यहाँ पर रेंज होता है। आई होप ये डेटा से आपको समझ में आ रहा होगा क्या गेम चल रहा है। हाँ, वही से वही वाला एग्जाम्पल तुम्हें कराए थे, तुम लोग उस टाइम में कह रहे थे सर ये तो घर में हम कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन ये थ्योरी हमें बताना था, तब जाकर के समझ में आएगा तुम्हें ये थ्योरी। तुम लोग इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, कौन सा बड़ा चीज रॉकेट साइंस जब एग्जाम में थोड़ी सवाल आता है, लगता है हम जेईई मेंस का एग्जाम पहले दिए ही नहीं है जो आप बताएंगे और हम सब कुछ ग्रास्प कर लेंगे, ये सब नहीं आता, फालतू का चीज एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं सर, ऐसा लगेगा मेरे को। लेकिन पता है जो ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे वो तुम्हें यही पॉइंट से एक्सप्लेन हो पाएगा, जो तुम हो सकता है कि प्रीवियस क्लासेस में तुम याद कर लिए होगे या देख लिए होगे, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, अब वो समझ में आएगा, अब वो समझ में आएगा। अच्छा एक बात और बता देते हैं मेरे भाई, जब आपका लास्ट ड्रॉप वेपराइज करने वाला हो, लास्ट ड्रॉप वेपराइज करने वाला हो, या उल्टा बोलो कि फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का बना हो, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का फॉर्म हुआ हो, लिक्विड का फॉर्म हुआ हो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई ड्यू पॉइंट कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में हो सकता है आपको वर्ड यूज कराया जाएगा ड्यू पॉइंट, और एक और बबल पॉइंट यूज कराया जाएगा। बबल पॉइंट क्या होता है मेरे भाई, फर्स्ट ड्रॉप जब वेपराइज करेगा, फर्स्ट ड्रॉप वेपराइज करेगा, या बोल सकते हैं कि लास्ट ड्रॉप जो होगा मेरे भाई लिक्विड का बन गया, यानी फाइनली लिक्विड बन गया या फाइनली लिक्विड बन गया, तो इस पॉइंट को हम लोग बबल पॉइंट कहते हैं। तो इस टाइप का वर्ड हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन बनाने के टाइम में मिल जाए तो आप यूज कर लेना। मतलब ये यहाँ का पार्ट नहीं था, बट यहाँ पे सिर्फ आ रहे थे कि लास्ट ड्रॉप मेरे भाई वेपराइज करने वाला है 37.5 mm ऑफ Hg में, तो वो दरअसल ड्यू पॉइंट कहलाएगा। तो सिंस ये आपको हम लिखवा दिए, सवाल बनाने में क्वेश्चन के फॉर्म में देख लीजिएगा अपना, ठीक है। अब इसका हम पेज डायग्राम बनाएंगे, हमें अब बनाना है पेज डायग्राम।
का बनाए थे, इसी तरीके से फेज डायग्राम हम सॉल्यूशन का बनाएंगे। तो सॉल्यूशन के केस, सर हाँ श्रुति बोलो। एक बार ऊपर शो कीजिए ना। हो गया। फेज डायग्राम, हाँ अच्छा, ये जो पार्ट अभी पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर में आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ओनली फॉर एडवांस। जो लोग केवल मेंस फोकस्ड है आप उस पे नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। एडवांस के लिए पढ़ाई चल रहा है थोड़ा सा अभी वाला पार्ट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक जहां से शुरुआत किए हैं डिफरेंस इन वेपराइजेशन वाला पे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग कर्व बनाना चाहते हैं, फेज डायग्राम बनाना चाहते हैं, इसका फेज डायग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर से जो सवाल था हमारा, उस केस में पी नॉट ए ज्यादा था पी नॉट बी से, पी नॉट ए ज्यादा था पी नॉट बी से, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कर्व में पी नॉट बी इधर होगा और पी नॉट ए ऊपर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर कर सकना उतना रखना ऊपर, ठीक है। ये पी नॉट ए को ऐसा नहीं कि थोड़ा छोटा बना के बड़ा बनाना, तब तुमको ग्राफ में सब चीज सही से बन पाएगा, ठीक है। और मेरे में अगर टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है, अगर टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है, सर बी ही लिख लिया सर दोनों जगह। एक साइड में पी नॉट ए होगा मेरे में, टोटल प्रेशर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये मेरे में ऐसे होगा, ऐसे टच होगा, और ये टोटल प्रेशर वाला लाइन है। ये पूछोगे कर्व कौन सा कर्व है सर, तो मेरे भाई ये टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला है, वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाला है। तो लोग आप किसके वर्सेस किसका कर्व बना रहे हैं मेरे में, तो यहाँ पे हम प्रेशर, और ये कौन सा प्रेशर है, पी एक्सटर्नल बोल सकते हो, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ये वर्सेस ये जो एक्स एक्सिस है ये मोल फ्रैक्शन वाला लाइन है, इसको हम मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन वाला लाइन। तो मगर एक्स से एक्स भी नहीं लिख रहे, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग दो तरह का कर्व बनाएंगे। तो मगर दो तरह का मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, एकदम चिल रहने का, चिलम नहीं लेने का मेरे भाई। ये कर्व कैसे बना, पीटी वर्सेस एक्स वाला, तो मेरे भाई ये पीटी वर्सेस एक्स वाला जो कर्व बना है ये ऐसे बना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहीं पर हम लोग क्या करते थे कि एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस कर देते थे, ये कर्व हमें प्लॉट होकर के मिल जाता। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, याद आ गया। अब इसी में एक और कर्व बनाना चाहते हैं हम, इसका मिले 1 बाई पी टी इक्वल टू वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी बाई पी नॉट मेरे भाई। इस एक्सिस में टोटल प्रेशर है, पी एक्सटर्नल का मतलब टोटल प्रेशर समझो, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना हो रहा है, तो टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन यानी वाई ए का बनाना चाहते हैं, टोटल प्रेशर वर्सेस वाई ए का कर्व बनाना चाहते हैं। तो ये वाला कैसे बनेगा सर, तो मेरे भाई टोटल प्रेशर इधर जाएगा तो 1 बाई वाई इधर आएगा, यानी 1 बाई एक्स, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का टाइप का कर्व बनेगा यार। वाई सर ऑडियो कट रहा है। ऑडियो कट रहा है, एक बार ऑडियो को ऑफ करके ऑन करते हैं। सर अभी ठीक है, ठीक हो गया, बीच में फंसा, हाँ अब ठीक है। बीच में फंसा था। कहाँ से, इसमें कोई समझने में दिक्कत आया है क्या? वाई वाला एक्सप्लेन कर रहे थे आप। अच्छा ठीक है, 1 बाई पी टी इक्वल टू वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी बाई पी नॉट बी। तो इसमें हमें पीटी वर्सेस वाई ए का कर्व बनाना है, पीटी वर्सेस वाई का कर्व बनाना है, पीटी वर्सेस वाई का। तो पीटी इधर जाएगा, वाई इधर आएगा, या फिर बोलो तो ये दोनों इधर चला जाएगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कर्व, यानी इस पर कुछ हाइपरबोलिक यानी कि यहाँ पे नॉन लीनियर कर्व बनने वाला है, नॉन लीनियर कर्व बनने वाला है, ठीक है। इतना तो पता चल गया मेरे में कि नॉन लीनियर बनने वाला है। तो यहां पर ये पी नॉट बी के बराबर कब होगा टोटल प्रेशर, तो तुम कहोगे सर पी नॉट बी के बराबर जब प्रेशर करना है उस टाइम में वाई ए को जीरो कर दीजिए, वाई ए को जीरो कर दीजिए तो अपने आप वाई बी 1 हो जाएगा। तो अगर वाई ए 0 हो गया, वाई बी 1 हो गया, तो उस केस में पी नॉट बी इक्वल टू पी टी हो जाएगा।
जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट में y भी 1 होगा और इस पॉइंट में ya जो होगा वो 1 होगा। मेरे भाई इसका कुछ कर्व जो मिलेगा, इसका जो कुछ कर्व मिलेगा मेरे भाई, थोड़ा ढंग से बनाना, ऐसा मिलेगा। इसका कर्व जो मिलेगा कुछ ऐसा बनेगा। बहुत अच्छा से तो हम नहीं बना पाए, लेकिन हमारा कोशिश था पूरा बनाने का। ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा हमें। कैसे कैसे? तो यहाँ पर इस पॉइंट में माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में आपका y भी 1 है और इस पॉइंट में ya 1 है। इसका मतलब यहाँ पे y भी 1 है, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि ya 0 होगा। अब हम यहाँ पे केवल एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पर x से कितना होगा। तुम कहोगे सर यहाँ पर x से जो होगा ये कब होगा? P नॉट बी के इक्वल। तो P नॉट बी के इक्वल तभी होगा टोटल प्रेशर जब यहाँ पर x से क्या होगा? सर 0 होगा। और यहाँ पर x से कितना होगा? 1 होगा। या तो यहाँ पर x भी 1 लिख सकते हो, x भी 1 लिख सकते हो। सही लिखे, गड़बड़ हो गया? एक बार चेक कर लो। हमें तो लग रहा सही है मेरे भाई। तो बोले हाँ सर बिल्कुल सही है मेरे। तो इसीलिए हम इस मोल फ्रैक्शन को z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स से ये दोनों के लिए काम हो जाएगा। यहाँ पे ZA इक्वल टू 0 बोल दिए, यहाँ पे ZA इक्वल टू 1 बोल दिए, क्योंकि यहाँ पर YA का 1 है, XA का भी 1 है। इसका मतलब XA भी 1, YA भी 1। ZA का मतलब हो गया X और Y दोनों, Z का मतलब हो गया X और Y दोनों। तुम ये X Y Z सब आप लेते आए सर, आप सब लेते हैं। हाँ मेरे भाई, XA कहाँ का है? तो XA लिक्विड सॉल्यूशन का है। YA कहाँ है? तो वेपर का है। ZA कहाँ का है? तो दोनों जगह का रिप्रेजेंट कर देता है इसका। तो ये इस टाइप से आपको कर्व मिलेगा। अब तुम्हें हम बात बताते हैं मेरे भाई। तो कौन सा बात? मेरे भाई इस कर्व को ज्यादा करना हम नहीं करना चाहते हैं, इस कर्व को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा सा एक बात बताएंगे मेरे भाई। जब आपको दिया गया था कि जो वेपोराइज कर गया है ए जब वेपोराइज कर गया था, कितना वेपोराइज कर गया था? 0.5। ए जब 0.5 वेपोराइज कर गया था, यानी इस पॉइंट में XA का वैल्यू 0.5 नहीं आएगा मेरे भाई। कि वो y उस पर भी तो डिपेंड करेगा, उस पर भी डिपेंड कर जाएगा। इसलिए आपको लिखना बहुत सही नहीं रहेगा मेरे भाई, छोड़ दो इसको, मत लिखो। एक टाइम होगा किसी टाइम में कि XA का वैल्यू 0.5 होगा, तो उस टाइम में कुछ ये प्रेशर हो जाएगा ऐसा वाला, और ये हो जाएगा। तो वो ये सब क्या पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात तो सही है कि अब ये सारा पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस बात को जानने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर और टोटल प्रेशर को एक क्यों माने? ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर क्यों हम लोग बोल रहे हैं? तो जब अगर अकेले लिक्विड होता बी, मान लो ए नहीं होता, तो उस टाइम में बी का वेपर बन रहा होता मेरा, बी का वेपर बन जाता। तो उस टाइम का प्रेशर को हम कितना बोल रहे हैं? P नॉट बी बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोल सकती हो कि यहाँ पे P एक्सटर्नल क्यों होगा, और यहाँ पे तो सर PT बोलना चाहिए था आपको, ज्यादा सही होता। यस सर। PT ज्यादा सही होता, लेकिन पता है अभी जो हमको बात बताना है ना, वो अभी तुमको तुरंत समझ में आने लगी ये बात। पहले उससे पहले एक सेकंड और रुक जाओ। ये वाला जो कर्व है PT वर्सेस Y है, PT वर्सेस Y है माय डियर। अब तुमको समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से कोई एक मोल फ्रैक्शन है, ये वाला P एक्सटर्नल को हम लोग लिख देते हैं। वो अगर उस कर्व को ले लेते हैं तो एक 37.5 mm ऑफ Hg होगा और दूसरा वाला जो होगा वो 50 mm ऑफ Hg होगा। उस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये P नॉट बी कितना होगा? 25 mm ऑफ Hg होगा, और P नॉट ए कितना होगा? 75 mm ऑफ Hg होगा। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर ये P एक्सटर्नल जो है 37.5 होगा, और ये जब P एक्सटर्नल जब कितना होगा? 50 होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर हो जाए 50, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम होगा मेरे भाई जिस टाइम में ये 50 होगा और ये 37.5 होगा। कोई होगा एक टाइम,
कोई ऐसा टाइम होगा? तो बोले हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसा टाइम होगा जिस टाइम में एक का 37.5 हो रहा होगा और एक का टोटल प्रेशर का वैल्यू 50 आ रहा होगा। मेरे भाई जब 50 से ज्यादा हो जाएगा, जब 50 से ज्यादा हो जाएगा कौन, एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस टाइम में केवल हमें लिक्विड मिलेगा। ये अब तुमको समझ में आएगा ये पी एक्सटर्नल क्या बनाएगा। तो अगर ये पी एक्सटर्नल 50 से ज्यादा हो जाएगा तो ये सारा ऊपर में लिक्विड मिलेगा, और 37.5 से कम हो जाएगा पी एक्सटर्नल तो ये हमें केवल गैस मिलेगा। तो ये जो एरिया बीच में आता है इसमें लिक्विड प्लस गैस मिलता है। यही एरिया है जो हमें बताता है कि लिक्विड और गैस मिलेगा, ये एक रेंज आया। यही जो प्योर जो लिक्विड था उसके इसमें कोई रेंज नहीं आता था। अब तुमको एक दूसरा एग्जांपल देंगे तब तुमको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा, तब तुमको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। वैसे इतना भी बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा तुम्हें, तुमको समझ में आ गया होगा। हम चाहेंगे तो इसी में बता सकते हैं, चलो इसी में बता देते हैं मेरे भाई, लेकिन थोड़ा गंदा लगेगा, आप लोग ज्यादा मत चीजिएगा मेरे भाई। लेट से मेरे भाई ये एक्स ए का वैल्यू यहाँ पर 0.3 है, एक्स ए का वैल्यू, तो उस केस में ये वाई ए का भी कुछ वैल्यू होगा, वाई ए का भी वैल्यू कुछ होगा, तो वो सर वही ना वैल्यू होगा। हाँ कुछ वैसे ही वैल्यू होगा। तो अगर यहां से तुम एक लाइन खींचो मेरे भाई, इस लाइन को खींचो मेरे भाई, अगर एक्से से तुम अगर लाइन खींचोगे किसमें मेरे भाई, ये वाले पॉइंट पे, तो ये वाले पॉइंट पे लाइन खींचे, मान लो किसी टाइम में तुमको टोटल प्रेशर मिल रहा है लेट्स से 40 मिल रहा है या 45 जो मिल रहा था, तो 45 वाला लाइन खींचे और मेरे भाई यहां से ऐसे लाइन खींच दिए, तो ये अगर इस कर्व में लाइन किया तो वो हमें एक्स से बता देगा, वो एक्स से बता देगा। और इस लाइन को तुम अगर एक्सटेंड कर दोगे बेटा, इस लाइन को अगर तुम एक्सटेंड कर दोगे तो ये हमें क्या बता देगा, क्योंकि ये ग्रीन वाले लाइन पे टच किया है, ये हमें वाई ए बता देगा, ये हमें बता देगा। तो ये जो कर्व प्लॉट हुआ यानी कि ये पी एक्सटर्नल वर्सेस मेरा मोल फ्रैक्शन है, उसी में मेरा पी नॉट भी आ गया, यहाँ पर पी नॉट ए आ गया। अगर पी एक्सटर्नल 50 mm ऑफ एच से ज्यादा होगा तो हमें केवल और केवल लिक्विड मिलेगा, और अगर 37.5 mm ऑफ एच से कम आएगा तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। और बाई चांस अगर तुम्हें इसके बीच का कोई रेंज का निकालना होगा तो उस केस में तुम्हें लिक्विड और गैस दोनों मिलेगा, उस केस में तुम्हें लिक्विड और गैस दोनों मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल ये बात तो सही है, उस केस में हमें लिक्विड और गैस दोनों मिलेगा। तो उसका कैसे निकालेंगे, उससे ऐसे लाइन खींचो, जो ब्लैक वाले कर्व में टच करेगा वो हमें एक्स ए दे देगा, और जो ग्रीन वाले कर्व में टच करेगा वो वाई ए दे देगा। और एक्स से वाई ए नोन है तो क्या हम लोग एक्स बी और वाई बी नहीं निकाल सकते? तुम्हारा जवाब हो जाएगा यस सर निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये इस तरीके से कर्व प्लॉट है। आई होप ये समझ में आया होगा तुमको। यहाँ पर से जेई में क्या ये कर्व बना जाएगा, मेरे भाई जेई में कर्व पे जेई में यही वाला बात करेगा, और आपको ये डेटा कैसे निकालना होगा ना कर्व से, वो आपको देखने के लिए सीखना पड़ेगा। लेकिन हाँ अब आपको समझ में आ गया हो ये कर्व कैसे बनता है। अगर आप कहीं पर पढ़े होंगे इस टाइप के कर्व तो आपको समझ में नहीं आया होगा इससे पहले कि क्या हो जाता है। लोग इसे याद कर लेते हैं कि ये वाला जो है पीटी वर्सेस वाई बनाया गया है, ये पीटी वर्सेस एक्स है, तो ये रीड करने के लिए केवल सीख लेते हैं। लेकिन ये कर्व कहां से आया है, ये वाले इक्वेशन से आया है। तो आई होप ये जो कर्व आपको समझा है, एक बार हमें जल्दी से चैट कर बताओ ये समझ आ गया कि नहीं मेरे भाई, यस या नो। ठीक है, तो जान करके आपको अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी मेरे भाई। और ये कर्व से रीड कैसे करना है, ये कर्व से आपका केवल यही होगा प्रश्न कि इस कर्व को कैसे रीड किया जाता है, यही समझ में आना चाहिए। जुबैर को ज्यादा नहीं समझ में आया क्योंकि वो जेई मेंस फोकस है, उसे इंटरेस्ट भी लेने की जरूरत भी नहीं थी मेरे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये एक लाइन पता चला हम लोग को, तो हम 5 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं। हम टेम्परेचर वाला के साथ भी आपको सिखाना चाहेंगे मेरे भाई। तो इस पेज को हम हटा रहे हैं, इस पेज को हम हटा रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चंस ही बन सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर से, और कर्व को आपको रीड करने के लिए सीखना था। और अगर कोई पूछे कर्व कैसे बना है तो वो भी आपको फील आ गया होगा।
तो ये बिना एग्जाम्पल के हम सिखा भी नहीं सकते थे, नहीं तो हम बोलते रह जाते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर बिना एग्जाम्पल के ये ले लेते कि कर्व कैसे बनेगा तो नहीं समझ में आता, इसीलिए हम एग्जाम्पल के साथ में तुम्हें बताए। ये केस नंबर 1 था बेटा, अब केस नंबर 2 करेंगे, केस नंबर 2 करेंगे, केस नंबर 2 करेंगे, ठीक है। विथ चेंज इन temperature, with change in temperature at constant, with change in temperature at constant pressure। इस बार मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, पिछले वाले केस में हम प्रेशर को वेरी करवा रहे थे, प्रेशर को वेरी करवा रहे थे। कौन सा प्रेशर? अंदर वाले प्रेशर के हिसाब से देख रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर तो मेरा क्या होगा वो हम देख रहे थे। अंदर वाले को प्रेशर को चेंज करवा रहे थे, यहां पर हम लोग प्रेशर को चेंज नहीं करवाएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर देंगे, ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे सर अगर वेपोराइज होगा तो प्रेशर तो अंदर का चेंज होगा, बात तो सही है। तो यहां पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। तुम बोलोगे सर वहां भी तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखे हुए थे, नहीं, हम वहां पे पी एक्सटर्नल लिखते थे, वहां पर हम पी एक्सटर्नल लिखते थे। क्यों लिखते थे? पी एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर के टर्म में बात कर रहे थे। हाँ, जो सेकंड वाला एग्जांपल था मेरा सॉल्यूशन की, उसको तो हम एग्जांपल से एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो इसीलिए वो वैल्यूज को लेकर के हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये अब बात आपको समझ में आएगा। अगर हम प्योर लिक्विड के लिए बात करें, ये बहुत आसान है, प्योर लिक्विड वाला तो 1 सेकंड में समझ जाओगे, प्योर लिक्विड वाला। तो मेरे भाई अगर प्योर लिक्विड होगा, ज्यादा हम बोलेंगे भी नहीं इसमें, प्योर लिक्विड होगा तो मेरे भाई ये लेट से प्योर लिक्विड लिखा हुआ है, लेट से पानी है मेरे भाई। तो अगर टेम्परेचर वेरी करवाना है, तो अगर जो टेम्परेचर देंगे मेरे भाई, अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो तो तुम लोग सर अच्छा बॉइलिंग पॉइंट आप ज्यादा कर दिए, इसका मतलब उसके अंदर का प्रेशर जो होगा, अंदर का प्रेशर जो होगा सर वो तो इस केस पे लेट से ये 180 है, इस केस में बढ़ जाएगा, इस केस में बढ़ जाएगा अंदर का प्रेशर, इसका मतलब ये पिस्टन ऊपर जाएगा पिस्टन, तो इस केस में ओनली आपको गैस मिलेगा। बिल्कुल सही है सर। अगर यहीं पर टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट हो तो उस केस में क्या होगा, अंदर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से कम पड़ जाएगा, पिस्टन नीचे आएगा और ओनली मेरे भाई इस केस में क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। मेरे भाई इसका कर्व भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व ऑलरेडी बना लिए थे फेज डायग्राम में, तो बार बार बनाना कोई सेंस नहीं बनता है। तो प्योर लिक्विड का दोबारा नहीं बनाएंगे, केवल हम लोग सॉल्यूशन का पढ़ेंगे। मेन यहाँ पर सॉल्यूशन वाला समझना है आपको, ये भी आसान है। अगर फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, तो ये वाला कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम एकदम आसानी से आसान भाषा में समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन के लिए देख लेते हैं मेरे भाई, फटाफट वही एग्जांपल को लेते हुए देखेंगे मेरे भाई। तो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, फिर से यहाँ पर एक रेंज मिलेगा, जैसे प्रेशर में कैसे एक रेंज मिलता था, वैसे यहाँ पर भी पिस्टन है, अब पिस्टन को ऐसे बना दिए, एक लाइन से बना दें, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक रेंज मिलेगा, एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन बना, ठीक है मेरे भाई। लेट से एक T1 टेम्परेचर है, एक T1 टेम्परेचर है, तुम बोले हाँ सर T1 टेम्परेचर है जिसके अंदर पे A है और B है, A और B। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा और बात करना चाहिए आपसे, बस छोटा सा बात मेरे भाई, अगर P0 A बड़ा है P0 B से, P0 B यानी वेपर का जो प्रेशर है, वेपर का जो प्रेशर है P0 A है A का और P0 B है B का प्रेशर जो है वेपर का। इसका मतलब मेरे भाई A का वेपर प्रेशर ज्यादा है सेम टेम्परेचर, जाहिर सी मतलब सेम टेम्परेचर पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जल्दी वेपराइज हो जाता है, इसका मतलब ये जल्दी वेपराइज बन जाता है मेरे भाई। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बताने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में P0 A P0 B बी का ज्यादा होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मतलब T0 A कम होगा, इसीलिए तो पहले बॉइल कर जाता है मेरे भाई, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो
तो मेरे भाई लेट से कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हम T1 लें और वो टेम्परेचर बहुत कम है, वो टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर है और वो बहुत छोटा टेम्परेचर है। तो कम टेम्परेचर में क्या मिलेगा मेरे भाई, ए और बी। तो तुम कहोगे सर कम टेम्परेचर है तो T1 में सर ऐसा होता होगा कि वेपर बनने लग जाता होगा, तो T1 से अगर कम होगा तो सर T1 से अगर और कम कर दीजिएगा तो उसमें आपको केवल और केवल लिक्विड मिलेगा, ओनली लिक्विड मिलेगा। हो गया, हाँ सर। मेरे भाई ये T1 टेम्परेचर जिसमें केवल लिक्विड मिला, आप सुनना मेरी बात को, दोनों का लिक्विड, हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए, हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए, लेट से मेरे भाई T2 टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, T2 टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और T3 टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ऑब्वियस ही बात है T3 ज्यादा होगा T2 से, मतलब ऐसा कुछ टेम्परेचर है मेरे भाई T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है और एक और टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद लेंगे T4 लेंगे, T4 सबसे बड़ा होगा। तो बेटा अगर T2 टेम्परेचर पे ले गए तो तुमको अगर T2 टेम्परेचर में ले जाइएगा ना, जो कि T1 से बड़ा है, तो उस केस में A का तो वेपर बन जाएगा लेकिन B का थोड़ी ना बना होगा, थोड़ा बहुत B वेपराइज कर गया होगा, उस केस में थोड़ा बहुत कर गया होगा सर। यानी उस केस में आप पूछेंगे तो तुम कहोगे सर T1 से T2 तक में तो लिक्विड और गैस मिल रहा होगा, हम बोलेंगे T2 से T3 तक में क्या मिलेगा, तो तुम कहोगे सर ये भी वेपर बन रहा होगा और उस केस में इसका भी वेपर बनना शुरू हो गया होगा, इसका भी वेपर बनना शुरू हो गया होगा, इस केस में भी वेपर बनेगा। हरा बात समझ में? तो इस तरीके से अगर देखिए बेटा तो इस केस में जैसे ही दोनों का, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, इस टेम्परेचर के बाद दोनों का केवल और केवल क्या मिलेगा, हमें वेपर मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम बोले कि T3 है और T3 से भी ज्यादा और टेम्परेचर बढ़ा दिए, T3 भी कर दिए तो बॉइलिंग पॉइंट रीच कर दिया और उस डिक्रीज नहीं मेरे में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कर दिए तो उस केस में केवल और केवल क्या मिलेगा, गैस, क्योंकि उस केस में दोनों वेपराइज कर जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर कहेंगे सर T1 से टेम्परेचर अगर T3 के बीच में होगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें लिक्विड प्लस गैस मिल जाएगा। यही चीज होता है मेरे भाई, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ना, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में यही फेनोमेना यूज होता है कि एक किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मेरे में क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है वो तो वेपोराइज कर जाता है, लेकिन दूसरा वाला लिक्विड रहा रह जाता है। बातें समझ में आ रही? तो मेरे भाई यहाँ पर रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिला, तो सॉल्यूशन के केस में रेंज मिलता है बॉइलिंग पॉइंट का, रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिलता है हमें, यानी सॉल्यूशन का डज नॉट हैव एनी शार्प बॉइलिंग पॉइंट, डज नॉट हैव शार्प बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, सॉल्यूशन का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है भाई डियर स्टूडेंट। भाई होप ये लाइन समझ में आ रहा होगा, और इसीलिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है मेटल्स का, मेटल्स को भी वेपोराइज किया जाता है, उसमें भी ये सारा टर्म्स यूज होता है। रेंज होता है, तो उस रेंज के अंदर पे काम करेंगे तो कौन वेपोराइज करेगा और कौन वेपोराइज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इसका भी एक कर्व हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, इसका भी एक कर्व हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। बस फटाफट इस प्लॉट को करके आज का लेक्चर को एंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक कर्व प्लॉट करना चाहते हैं। देखो PT इक्वल टू हम लोग पढ़े थे P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स, ये वाला पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से एक और पढ़े थे हम लोग 1/PT इक्वल टू YA बाई P नॉट A प्लस YB बाई P नॉट B। बट पता है इस पर हमें कर्व किसके वर्सेस किसको बनाना है, इस पर हमें टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन चाहिए, इस पर हमें टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व चाहिए, इस बार हमें टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व चाहिए।
इस बात अगर तुम प्रेशर को तुम सोचोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी से रिप्लेस कर देंगे तो मेरे भाई तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पीवी इक्वल टू एनआरटी केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट। गेम हो गया सर उस हिसाब से फिर आप तुम कहोगे सर सही बात है गेम हो गया इस केस में। तो इस केस में ऐसा बोल सकते हैं मेरे भाई कि जो टी ए था और टीबी जो था, टी नॉट ए और टी नॉट बी जो था, तो ये टी नॉट ए कम हो गया और टी नॉट बी ज्यादा हो गया, ये तो बना सकते हो, ये तो बना सकते हो। और मेरे भाई इसका भी जो कर्व मिलेगा वो डायरेक्टली पीवी इक्वल टू एनआरटी से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नॉन लीनियर ही मिलता है। यहाँ पर भी अगर टेम्परेचर में तुम इसका फंक्शन को लिख लोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर भी तुम्हें फंक्शन जो मिलेगा वो नॉन लीनियर कर्व मिलता है, ऐसा। और यहाँ पर ऐसा, ये ग्राफ को तुम्हें रीड करने के लिए आना चाहिए, ये तुम्हें ग्राफ को रीड करने के लिए आना चाहिए। इसी तरीके से एक पार्टिकुलर टी नॉट ए और टी नॉट बी के बीच का टेम्परेचर होगा मेरे भाई, कुछ ऐसा कुछ टेम्परेचर होगा टी नॉट ए और टी नॉट बी वाला के ज्यादा का टेम्परेचर होगा। सिर्फ मेरा ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है, तो उसके ऊपर वाला जब भी पार्ट होगा तो वहां पर केवल क्या होगा मेरे भाई, गैस मिलेगा, और यहाँ पर केवल क्या मिलेगा हमें, नीचे वाले पार्ट पे लिक्विड मिलेगा, और ये वाला लिक्विड प्लस गैस मिल जाएगा। तो ये वाला जो कर्व बनाया गया है मेरे भाई, ये गैस वाला लाइन है, इसका मतलब ये टेम्परेचर वर्सेस वाई का कर्व है, और ये वाला जो कर्व है मेरे भाई, ये वाला जो कर्व है ये टेम्परेचर वर्सेस एक्स का कर्व है। तो अब इसको ग्राफ को तुम्हें रीड करने के लिए आना चाहिए बेटा, ग्राफ को रीड करने के लिए तुम्हें आना चाहिए। तो इस वाले पोर्शन में तुम्हें गैस मिलेगा, इस वाले पोर्शन में, और इससे कम रखोगे तो इधर तुम्हें लिक्विड मिलेगा, और बाकी रीजन में तुम्हें क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस गैस। ये बात तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये ग्राफ को कैसे रीड करना है, कौन सा किसका ग्राफ बना हुआ है, और इस तरीके से तुम्हें रीड करने के लिए आना चाहिए, ताकि कोई जो एडवांस का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई वो तुम इस तरीके से बना लोगे, तो तुमको समझ में आ गया होगा चीजें कि कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड देते हैं, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड और गैस लिक्विड। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोग का, उस क्लास में हम लोग सॉलिड लिक्विड का डिस्कशन करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक बार जल्दी से बता दूं सारी बातें समझ आई, यस या नो।